गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो कि हमारे रिडॉक्स रिएक्शन था उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने उसमें बेसिक पढ़ा था कि रिडॉक्स बेसिकली है क्या। तो उसमें हम लोगों ने दो वर्ड पाया था कि रिडॉक्स हमारा दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है। फर्स्ट वन इज़ रिडक्शन एंड सेकेंड वन इज़ ऑक्सीडेशन, जिसमें मैंने आपको दोनों वर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन बेसिक कुछ दिया था कि प्रीवियस में हमारे क्या कॉन्सेप्ट्स थे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पहचानने का और जानने का, राइट। बट अभी हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा वैलिड नहीं रहा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसमें एग्जांपल भी नहीं दिया हूँ क्योंकि एग्जांपल जैसे मैं बढ़ाता तो कन्फ्यूज़न बढ़ने लगती, ठीक है। इसलिए बेसिक साथ सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट उसका प्रोवाइड किया है। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और उसके थ्रू हम लोग आसानी से जान सकते हैं कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, ये सब हम लोग आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम लोग पहले पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग जानेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कैसे ये सब पहचानेंगे, राइट। तभी तो हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ मॉडर्न डेफिनेशन, राइट। मॉडर्न डेफिनेशन, जो मॉडर्न डेफिनेशन है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्स, रिडॉक्स बोल रहे हैं मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो गया हमारा। तो मॉडर्न जो डेफिनेशन है रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में कि कौन सा हमारा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है, वो एक्चुअल में हम लोग पता करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके टर्म्स में पता करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। आई बात समझ में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो आप या फिर डायरेक्टली बोलो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के गेन लॉस के टर्म्स में हम लोग पता करते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल लिख करके बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग क्लास 10th में स्टडी किए होगे केमिकल रिएक्शन का टाइप, तो उसमें एक टाइप आप पढ़े होगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप पढ़े होगे कि एक हायर रिएक्टिविटी सीरीज में एक हायर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, एक लेसर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके खुद उसके पोजीशन पे आ जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जिसका एग्जांपल भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा। मैं उसमें से एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और उस एग्जांपल के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे जानेंगे, राइट। जैसे एग्जाम्पल है हमारा ये एक्सपेरिमेंट कुछ यूँ हो रहा है। एक्सपेरिमेंट में मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कुछ यूँ हो रहा है हमारा कि हम लोगों ने क्या किया, एक बीकर लिया, उस बीकर में हम लोगों ने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, आप इसका ये कॉमन नेम भी जानते होगे, ब्लू वाइट ट्रॉल, मतलब ये ब्लू कलर का होता है हमारा, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने ये सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इनिशियल में कौन से कलर का रहा होगा हमारा? ब्लू कलर का रहा होगा, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कहने का ये मतलब हुआ कि कॉपर सल्फेट जो साल्ट है उसको हम लोगों ने वाटर में डिजोल्व करके अच्छे से मिला दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक जिंक का रॉड डाल देते हैं हम लोग। जिंक का रॉड हम लोग उसमें डिप कर दिए और डिप करने के बाद कुछ देर तक हम लोग उसको छोड़ देते हैं। शुरुआत में जो आपका सॉल्यूशन ये ब्लू कलर का दिख रहा था, आपको थोड़ी देर बाद या कुछ देर बाद जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब ये सॉल्यूशन आपको बेसिकली ब्राउन कलर का दिखने लगेगा। एक्चुअल में होता क्या है हमारा कि जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है कॉपर सल्फेट में से, और जिंक वहाँ पे खुद आकर के लग जाता है। तो वही एक्चुअल में यही हमारा क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट है, जिसका हम केमिकल इक्वेशन आपको लिख करके मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारा जिंक था, अगर रॉड लिए हैं तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, रॉड है भाई तो मेटल का रॉड तो सॉलिड स्टेट में। हम लोगों ने क्या लिया है, उसका किसके साथ रिएक्शन करवाया है, तो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया। तो कॉपर सल्फेट ये हम लोगों ने वाटर में डिजॉल्व करके लिया है, तो ये लिक्विड स्टेट या एक्वस स्टेट में होगा। ये सब आप केमिकल इक्वेशन में आप सीखे हुए कि हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, कि केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाए। तो सॉलिड एस लिख देने का मतलब कि जिंक सॉलिड स्टेट में है, एक यू लिख देने का मतलब कि इसका एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में डिजॉल्व किया हुआ सॉल्यूशन, राइट। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन शो करता है तो सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर,
जिंक हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, जिंक यहाँ पर आकर के लग जाएगा और कॉपर को बाहर की तरफ निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा, राइट। तो जिंक यहाँ पर आकर के लग जाएगा, तो द सॉल्यूशन विल बी ऑफ जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन, राइट। और हमारा कॉपर बाहर डिस्प्लेस हो जाएगा, दैट इज सॉलिड स्टेट, राइट। तो ये एक रिएक्शन है हमारा, ठीक। अब इस रिएक्शन के हेल्प से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को साथ ही में समझ लेंगे, ठीक है, उसके मॉडर्न कंसेप्ट को। जैसे देखिए क्या यहाँ पे, तो अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ जिंक की, कि जिंक का क्या हुआ भाई, तो जिंक यहाँ पे था सॉलिड स्टेट में, ये जिंक कौन से स्टेट में चला गया है, सल्फेट के साथ जुड़ करके एक्वस स्टेट में चला गया, राइट। और कॉपर की बात करूँ तो कॉपर यहाँ पे एक्वस स्टेट में था, मतलब सल्फेट के साथ मिलकर के बॉन्ड बनाए हुए था, अब ये कॉपर अकेला निकल करके बाहर निकल जा चुका है, ठीक है। अब चलो देखो आप इधर समझो बात को। अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ को देखते हैं। अगर सपोज कीजिए कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे जिंक को सिर्फ, तो अगर हम लोग सिर्फ अभी फिलहाल जिंक की बात करते हैं, मतलब इसके ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप ऐसे समझो। अगर जिंक की बात करो तो आप बोलोगे सर तो फिर दूसरे रिएक्टेंट को आपने छोड़ क्यों दिया, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस जो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को मैं दो पार्ट में क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। एक पार्ट जो इस रिएक्शन का है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग जिंक वाला लेंगे, और एक पार्ट जो हमारा इस रिएक्शन का है वो हम लोग सिर्फ कॉपर वाला लेंगे, ठीक है। तो जिंक के साथ देखते हैं एक्चुअल में क्या हुआ शुरुआत में और बाद में, ठीक है। तो जिंक इनिशियल में सॉलिड स्टेट में था, तो जिंक हमारा इनिशियल में था सॉलिड स्टेट में, तो रिएक्टेंट साइड ये था सॉलिड स्टेट में, और जिंक प्रोडक्ट साइड हमारा किस चीज़ में फॉर्म कर चुका है, तो ZnSO4 का फॉर्मेशन कर चुका है। मतलब ये जिंक जो सॉलिड स्टेट में था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, ZnSO4 में, ठीक है, दैट इज इन एक्वस स्टेट, राइट। क्लियर आया हुआ समझ में, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। ये स्पेसिफिक सिर्फ जिंक की बात हो गई। अगर कॉपर की मैं बात करूँ तो इनिशियल में कॉपर कैसे था हमारा, किस फॉर्म में था, तो इनिशियल में भाई कॉपर तो कॉपर सल्फेट के फॉर्म में था, और बाद में ये रिएक्शन होने के बाद एरो के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ये दो रिएक्शन एक्चुअल में हुआ है हमारा। इधर में भी हमारा ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। एक्चुअल में मेन रिएक्शन हमारा ये हुआ, तो दिस इज आवर केमिकल रिएक्शन और फुल रिएक्शन। फुल केमिकल रिएक्शन, इस फुल केमिकल रिएक्शन को हम लोगों ने दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर दिया। दिस इज वन हाफ रिएक्शन एंड दिस इज द अनदर हाफ रिएक्शन, राइट। तो दिस रिएक्शन इज बेसिकली हाफ रिएक्शन, and this is another half reaction, RKN that stands for reaction, right। अब जरा देखो आप, तो इधर में अगर हम लोग बात करें जिंक सल्फेट की, तो जिंक सल्फेट में आपको पढ़े होगे कि जिंक सल्फेट में आपको पढ़ाया हूँ कंपाउंड के फॉर्मेशन का केस। तो ये होता है जिंक बेसिकली, ये होता है आपका सल्फेट। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी जो आप वैलेंसी से जानते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट नया नाम है, मैं इसमें बताऊंगा, +2 और सल्फेट का -2, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो जाता है, और इधर में 1 1 हो गया, इधर भी 1 इधर भी 1, तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो फार्मूला बन गया ZnSO4, राइट। अब देखो जरा, ऐसे अगर हम लोग देखें तो जिंक का वैलेंसी हमेशा कितना होता है भाई, +2, तो जिंक का वैलेंसी +2 और सल्फेट का वैलेंसी कितना हमारा -2। तो जब भी चार्ज आएगा जिंक पे तो हमेशा +2 चार्ज आएगा, सल्फेट पे कैसा चार्ज आएगा, -2। इस केस में दोनों मिलकर के न्यूट्रल है, लेकिन अगर अकेले जिंक की बात करें तो उस पर कितना चार्ज है भाई, +2, और अकेले सल्फेट की बात करें तो उस पर कितना चार्ज है, -2। ये +2 -2 दोनों कट करके 0 हो गया, इस वजह से ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं है। तो इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं हम लोग, दो पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। इधर तो जिंक हमारा न्यूट्रल है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो ZnSO4 है, जिंक वाला पार्ट को अलग कर दो, सल्फेट वाला पार्ट को आप अलग कर दो, तो Zn के साथ कितना +2+, क्योंकि इसका वैलेंसी उतना ही होता है, और सल्फेट के साथ कितना हमारा, तो 2-, राइट, ठीक है। सिमिलरली इधर अगर हम अभी एक ही की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, उसकी बात मैं बाद में करूँगा। अब जरा देखो, हम लोग को मेन एक्चुअल में देखना है, रिएक्टेंट साइड में तो सल्फेट है नहीं भाई, तो हम लोग को सल्फेट के साथ रिलेशन नहीं देखना है, हम लोग को मेनली जो हमारा दोनों साइड है उसके साथ रिलेशन। तो कंपेयर कैसे करेंगे, अगर सल्फेट ले ले तो इधर में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग सल्फेट को फिलहाल के लिए हटा देते हैं।
एक्चुअल में Zn2+ अगर डायरेक्टली हम लोग लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि सल्फेट इसके साथ अटैच्ड है, क्योंकि अगर सल्फेट अटैच नहीं होगा, अगर सल्फेट अटैच होगा साथ में, तब ओवरऑल पे कितना चार्ज होगा? 0। अगर इस पे +2 चार्ज, मतलब इसके साथ कोई -2 चार्ज वाला जुड़ा हुआ है, तभी तो ये 0 स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ है, तभी तो ये 0 चार्ज पे है, राइट। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब क्या कि जिंक अकेला है। यहाँ पे Zn2+ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या चीज़ कि एक ये -2 वाले के साथ तो पक्का जुड़ा हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में। तो Zn2+ कहने का मतलब कि सल्फेट है इधर में, जो कि हम लोग का काम नहीं था, इस वजह से मैंने उसको हटा दिया। अब जरा देखो, किसी भी केमिकल इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन आपको पता ही है, केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम लोग दोनों तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ, हम लोग एटम्स को भी बैलेंस करते हैं एज वेल एज चार्ज को भी बैलेंस करते हैं। आपको ये भी मैं बता चुका हूँ। तो एटम्स को भी बैलेंस करते हैं, चार्ज को भी बैलेंस करते हैं। ये भी तो हाफ रिएक्शन है, तो इसमें भी हमारा दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड, एटम्स भी बैलेंस होंगे और क्या बैलेंस होंगे? चार्ज भी बैलेंस होंगे। तो एटम, अगर जिंक की बात करें तो जिंक इधर में 1 है हमारा, तो जिंक इधर भी 1 हो गया हमारा। एटम इज बैलेंस्ड, लेकिन हमारा चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज की बात करें तो इधर में हमारा न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो रिएक्टेंट साइड हमारा टोटल चार्ज हो गया 0। जबकि प्रोडक्ट साइड अगर जिंक पे देखें तो इस पे कितना चार्ज है हमारा? +2 चार्ज, राइट। तो +2 चार्ज है, तो इसको 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो -2 को ऐड करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे, मैं आपको बताया था कि रिलेटिव चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी -1। तो 2 अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग साथ में ऐड कर दें, +2 इलेक्ट्रॉन, तो +2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे रिलेटिव चार्ज हम लोग मानते हैं -1, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना मानेंगे? -2, और ये +2 और -2, प्रोडक्ट साइड भी ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? 0। तो देखिए चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो जिंक से ZnSO4 वाले रिएक्शन को अगर हम लोग ये रिएक्शन लिख दें कि जिंक गिव्स Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, तब भी कोई गलती नहीं है। दिस बोथ रिएक्शन इज सेम, इस वजह से सेम है। यहाँ पे दिख रहा है Zn2+, कहने का मतलब इसके साथ हमारा कोई ना कोई अनायन जिस पे -2 चार्ज है, या कोई ना कोई अनायन तो भाई जुड़ा हुआ है हमारा, इस वजह से हम लोग उसको हटा दिए। इस वजह से इसको हटाए हैं क्योंकि इसका हमारा सल्फेट वाला पार्ट इधर में नहीं था, तो हम लोग को मेन रिलेशन जिंक और Zn2+ में देखना था। ऐसा कहने का ये मतलब नहीं हुआ कि ये यहाँ पे नहीं है, ये है एक्चुअल में, हमारा यूज़ नहीं था, इस वजह से हम लोगों ने इसको हटा दिया। अगर इस स्पेसिफिक रिएक्शन की अगर आप बात करें, इस स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करें, जो हमारा इस रिएक्शन के हाफ रिएक्शन जिंक वाले से आया है कि जिंक पहले न्यूट्रल था और हमारा ये कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो गया? +2 वाले स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो जिंक न्यूट्रल से +2 वाले स्टेट में कैसे कन्वर्ट हुआ है? तो जिंक न्यूट्रल से Zn2+ बना और साथ में क्या रिलीज किया? क्या रिलीज किया? प्लस। प्रोडक्ट साइड ये है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन हमारा बना है, तो हमारा साथ में क्या रिलीज किया? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। तो जिंक हमारा जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज किया है, तभी तो Zn2+ का फॉर्मेशन किया है, राइट। तो यहाँ पे ये जिंक क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या किया है हमारा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया है। और मॉडर्न कंसेप्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, राइट। तो किसी भी जगह पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन का लॉस होते हुए दिखेगा, मैं आपको अभी तुरंत बताया था कि मॉडर्न डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ हम लोग इलेक्ट्रॉन को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता हुआ दिखता रहेगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है भाई? तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल करके बाहर कर दे रहा है, वही सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज कर रहा है। जैसे इस केस में जिंक क्या किया? Zn2+ में खुद कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, बाहर अपने से निकाल दिया। अगर इसके साथ जुड़ा हुआ रहता तो +2 - 0 रहता, अभी भी इसी तरह क्या रहता। तो 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल दिया है। तो सिंस जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इस वजह से जिंक का हमारा क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। तो इन मॉडर्न कंसेप्ट व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन इज नथिंग, इट इज सिंपली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मॉडर्न कंसेप्ट के थ्रू अगर कोई पूछे कि आपसे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है भाई? तो ऑक्सीडेशन इज नथिंग, इट इज सिंपली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन इज नथिंग, इट इज सिंपली मॉडर्न कंसेप्ट के थ्रू मैं बता रहा हूं आपको। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, क्लियर, आई बात समझ में? तो मॉडर्न डेफिनेशन अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, तब द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज दैट the loss of electron is basically termed as the oxidation. The substance basically which loses the electron is said to be oxidized. जो substance अपना इलेक्ट्रॉन को लूज किया है उसी का ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर वही ऑक्सीडाइज किया है, राइट, क्लियर। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। आई होप आपको क्लियर होगा बात। जबकि अगर इस रिएक्शन के हम लोग अनदर हाफ ऑफ द रिएक्शन में हम लोग देखें तो ये हमारा सेकेंड हाफ ऑफ द रिएक्शन है। इस केस में फिर से हमारा CuSO4, तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, कॉपर का फिर से आप वैलेंसी देखोगे तो वो +2 ही होता है, तो इट इज़ +2 और इधर में हमारा -2। अब फिर से सल्फेट उधर में है नहीं तो उसका जरूरत है नहीं, तो हम लोग फिलहाल के लिए हटा देते हैं। तो इधर में है कॉपर हमारा +2 में और इधर में है कॉपर हमारा किस चीज़ में, न्यूट्रल स्टेट में, राइट। अब कॉपर +2 चार्ज, मतलब कॉपर में +2 चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रल कैसे हो जाएगा भाई? तो पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रल होने के लिए उसको नेगेटिव चार्ज को गेन करना पड़ेगा, तभी ना प्लस माइनस मिला करके 0 होगा। और +2 है मतलब यहाँ पे -2 चार्ज गेन करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1, तो कितने इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही गेन कर लेगा तो एक पे -1 रिलेटिव चार्ज, तो 2 पे -2, तो इधर में -2, इधर में इसमें पास +2, ओवरऑल कट करके 0 और इधर तो 0 है ही। देखिए चार्ज भी बैलेंस हो गया हमारा, हो गया हमारा चार्ज बैलेंस। अब देखिए इधर में, तो अगर इस स्पेसिफिक रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे कॉपर 2+ से, जब कॉपर पे चार्ज था +2, उससे कॉपर हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, न्यूट्रल कॉपर में। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है ना हमारा, तो कॉपर 2+ से ही हमारा न्यूट्रल स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो कॉपर 2+ यहाँ पे किया क्या चीज़ है भाई, तो +2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, प्लस मतलब गेन किया है, तो ये बेसिकली हुआ आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, सो द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी टर्म्ड एज द रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या टर्म करते हैं, रिडक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन इज बेसिकली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एज द रिडक्शन इज reduction is nothing, it is simply the gain of electrons, right, clear, समझ में आया? तो मॉडर्न डेफिनेशन के थ्रू सिंपल सी बात यही है कि अगर किसी भी केस में कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दैट मीन्स वो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दैट मीन्स वो सब्सटेंस का क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। सिंपल, राइट, क्लियर, आई बात समझ में? जैसे जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, प्रोडक्ट में हमारा +2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है नया बन करके, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक का हुआ, इस वजह से उसका ऑक्सीडेशन हो गया। जबकि कॉपर ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और न्यूट्रल हुआ है, इस वजह से कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए कॉपर का Cu2+ वाले का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, राइट। एनी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी जन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जो केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, एक्चुअली में वो 2 टाइप का केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं। जैसे एक टाइप का केमिकल इक्वेशन तो ये वाला हो गया, हाफ ही है, चलो ठीक है, और एक टाइप का केमिकल इक्वेशन ये है। इस केमिकल इक्वेशन में कोई भी हमारा चार्ज ये सब नहीं है, जबकि इस केमिकल इक्वेशन में हम लोग इसी केमिकल इक्वेशन सेम ही है बट इसको चार्ज के साथ लिख रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली हम लोग 2 टाइप से लिख सकते हैं, एक होता है उसका मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है उसका आयनिक रिप्रेजेंटेशन। मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन कहने का ये मतलब हुआ कि केमिकल इक्वेशन में हर एक मॉलिक्यूल का पूरा नाम अच्छे से हम लोग लिखेंगे, जबकि आयनिक रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब हुआ कि उसमें सिर्फ हम लोग कटायन का या अनायन का किसी एक का हम लोग सिर्फ चार्ज लिखेंगे, बाकी दूसरे को छोड़ते चले जाएंगे। जैसे इस केस में यहाँ पे इसी केमिकल इक्वेशन को हम लोगों ने इस टाइप से लिखा, बोथ केमिकल इक्वेशन आर द सेम, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन इस केमिकल इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो इस केमिकल इक्वेशन में ये जो तो एलिमेंट ही था, ये तो था कंपाउंड, और इस कंपाउंड का हम लोगों ने पूरा नाम लिखा है, और कंपाउंड का बेसिक यूनिट होता है मॉलिक्यूल, इसलिए दिस इज द मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन।
एंड इस ये दोनों हमारा सेम ही है, बट इसमें हम लोग ZnSO4 को क्या किया, Zn2 प्लस और SO4 माइनस, SO4 माइनस का काम नहीं था इसलिए हम लोगों ने उसको हटा दिया। तो आयन के फॉर्म में इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज द आयनिक रिप्रेजेंटेशन। राइट तो कोई भी केमिकल इक्वेशन का हम लोग अपनी तरफ से आयनिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और उस आयनिक रिप्रेजेंटेशन में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है दैट मीन्स द ऑक्सीडेशन इज अकरिंग, और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है दैट मीन्स रिडक्शन इज अकरिंग। ये तो हमारा अभी आपको मैं बता रहा हूँ तो आपको तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कैसे कैसे ये इक्वेशन था, इसको पहले तो 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन बहुत सारा चीज़ चेक करना है। बट देखना आप लोग ये यूं हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है, नई चीज़ है इस वजह से आपको थोड़ा सा हो सकता है कि समझने में ये हो, ठीक है। बट हो आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रही होगी, नहीं आई है तो आप बताओगे कॉल करके मैसेज करके किसी भी तरीके से, तो मैं आपको वो सॉल्व कर दूंगा वापस से, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि किसी भी फुल केमिकल रिएक्शन को हम लोग, केमिकल रिएक्शन नहीं ये केमिकल इक्वेशन है, सॉरी इट इज अ मिस्टेक। तो किसी भी फुल केमिकल इक्वेशन को हम लोग 2 केमिकल इक्वेशन में बांट सकते हैं। एक वैसा टाइप का केमिकल इक्वेशन हो जाएगा जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरा वैसा टाइप का केमिकल इक्वेशन हो जाएगा जिसमें रिडक्शन होगा। और जो हाफ हाफ हमारा केमिकल इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड एज द हाफ रिएक्शन। दैट हाफ रिएक्शन इन विच रिडक्शन इज अकरिंग, दैट हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। वैसा हाफ रिएक्शन जिसमें रिडक्शन होता है वैसे हाफ रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। वेयर एज दैट हाफ रिएक्शन जिस केस में हमारा होगा ऑक्सीडेशन, दैट हाफ रिएक्शन इज बेसिकली टर्म्ड एज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। वैसे हाफ रिएक्शन को हम लोग कौन सा हाफ रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो किसी भी फुल केमिकल रिएक्शन को देखने के लिए हम लोग उसको 2 हाफ हाफ केमिकल रिएक्शन में डिवाइड करेंगे, एक ऑक्सीडेशन वाला एक रिडक्शन वाला। अगर उन दोनों को आपस में हम लोग जोड़ देंगे, अगर उन दोनों हाफ रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले को जोड़ देंगे तो हम लोग को फुल रिएक्शन मिल जाएगा। और फुल रिएक्शन से हाफ रिएक्शन अगर हम लोग को पता करना पड़े तो कैसे पता करेंगे, तो उसमें अलग अलग स्पेसिफिक चूज कर लेंगे, स्पेसिस को चूज कर लेंगे। जैसे एक स्पेसिस था जिंक, एक था कॉपर, मेटल के ही चूज कर रहे थे, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था तो इसलिए हम लोग एक जिंक वाले को चूज किया अलग और एक कॉपर वाले को अलग। अपने आप एक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक का रिडक्शन हो रहा था, जो 2 हाफ हाफ रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल गया। राइट, एनी कन्फ्यूजन? मेरे हिसाब से नहीं होगा कन्फ्यूजन। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू आप ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर लोगे। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, oxidation is defined as the process, oxidation is defined as the process that involves, as the process that involves the loss of electron। वैसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। वेयर एज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन is termed as the reduction। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या टर्म करेंगे, दैट इज टर्म्ड एज द रिडक्शन। एनी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैं अभी काफ़ी सारा दूंगा और 2-3 एग्जाम्पल के बाद आप खुद ब खुद इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपको खुद पता चलने लगेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक केमिकल हमारा इक्वेशन है, मैं सॉलिड लिक्विड ये सब बाद में नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है इस वजह से। किसका क्या है, नॉर्मल में अभी सिंपल सा ये लिखा। जिंक प्लस AgCl, अब चाहो तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। जिंक और AgCl के साथ रिएक्शन हो रहा है सिल्वर क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो जिंक यहाँ पे आकर के डिस्प्लेस कर देगा तो जिंक का क्लोराइड बनेगा। तो जिंक का क्लोराइड बनेगा तो Zn होता है, Cl होता है, जिंक का वैलेंसी +2 होता है, इसका -1, तो ये इधर जाएगा 2 जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2।
और सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए सिल्वर बाहर निकल जाएगा, राइट। चलिए, तो ये एक फुल आपको रिएक्शन दिया हुआ है और आपको ये दिख रहा है कि दिस इज बेसिकली द मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। ये अभी हम लोगों ने कौन सा रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, दिस इज बेसिकली द मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फुल रिएक्शन। आप चाहो तो इसका आयनिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। सिंपल सा आयनिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो न्यूट्रल है वो तो भाई न्यूट्रल ही है, बट जो न्यूट्रल नहीं है, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन किए हुए है, उसका हम लोग चार्ज को लिख करके अनायन को अलग कर देते हैं। अनायन मतलब निगेटिव चार्ज वाले को अलग कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो आप, अभी ये बैलेंस है कि नहीं पहले तो वो देख लेना है आपको। तो बैलेंस नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई चक्कर नहीं है। अभी पहले क्या करो, इसको आप आयनिक रिप्रेजेंटेशन करो। तो आयनिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये तो न्यूट्रल ही है, तो इसका आयन तो कुछ बनेगा नहीं, न्यूट्रल का हम लोग आयन थोड़ी बना देंगे, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगा। बट यहाँ पे आयन है हमारा, AgCl फार्मूला बना होगा तो Ag पे +1 है उसका वैलेंसी, इसका -1, तो इधर में चार्ज आया होगा, तो यहाँ पे हम लोग अनायन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो सिंपली Ag कितना चार्ज, +1 चार्ज, राइट। इधर में ये कन्वर्ट कर गया। अभी मैं आपको जस्ट बताया था कि जिंक पे कितना चार्ज था, +2, वैलेंसी उसका +2, इसलिए जिंक पे +2, अनायन को नेग्लेक्ट कर देना है, क्लोराइड आयन को, और यहाँ पे सिल्वर न्यूट्रल है तो ये न्यूट्रल ही रहेगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ कि इस केस में पॉजिटिव चार्ज ये सब आ रहा है हमारा, सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज बेसिकली आयन का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलेंगे आयनिक रिप्रेजेंटेशन। आयनिक रिप्रेजेंटेशन, राइट, एनी कंफ्यूजन। अब देखिए, अब हम लोग को इसमें देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो पहला काम है कि आयनिक रिप्रेजेंटेशन जैसे ही लिख लिया आपने, तो उस फुल रिएक्शन को या फुल आयनिक रिप्रेजेंटेशन मतलब ये पूरा का पूरा फुल रिएक्शन है, उसको आप 2 रिएक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 हाफ रिएक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एक आपका तो ऑक्सीडेशन वाला होगा और एक रिडक्शन वाला होगा, वो तो हम लोग बाद में पहचानेंगे कौन ऑक्सीडेशन कौन रिडक्शन वाला है, पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2 में डिवाइड करना। आपको अभी जस्ट मैं सिखाया हूँ कि किसी एक स्पेसीज को आप ले लोगे और उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड वाला कंपोजिशन को लिखोगे, चीज़ों को लिखोगे, फिर दूसरे को लोगे उसको लिखोगे। जैसे इस केस में एक है जिंक और एक है सिल्वर, यही दोनों है, तो एक बार हम लोग जिंक का लिख लेते हैं, एक बार सिल्वर का, इधर लिखते हैं जिंक के लिए, उधर लिखते हैं सिल्वर के लिए। तो रिएक्टेंट साइड में देखेंगे तो जिंक है न्यूट्रल स्टेट में, तो रिएक्टेंट साइड में जिंक है न्यूट्रल स्टेट में, बीच में आ गया एरो, और प्रोडक्ट साइड में जिंक कौन से स्टेट में है, +2 में, तो जिंक है हमारा +2 में, ठीक। Ag की बात करें तो रिएक्टेंट साइड में ये +1 चार्ज में, तो Ag पे +1, और प्रोडक्ट साइड ये किस चीज में है, तो एरो बीच में, तो बीच में एरो, और ये प्रोडक्ट साइड न्यूट्रल Ag में, ठीक है। चलो अब आप जरा देखो फिर से, अभी हमारा फिर से बैलेंस नहीं है, क्योंकि इस केस में ये हाफ रिएक्शन हो गया, एक ये हाफ रिएक्शन, एक ये हाफ रिएक्शन है। बट इस हाफ रिएक्शन में आपको बताया किसी भी रिएक्शन में एटम बैलेंस होता है, चार्ज भी, एटम तो जिंक एक ही है, इधर भी एक ही है, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर में 0 चार्ज, तो इधर में भी 0 होना चाहिए। एक जिंक पे +2, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही ऐड सब्ट्रैक्ट करके भाई चार्ज को बैलेंस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोगों ने ऐड किया तो इस पे +2, इस पे -1, तो +2 -1, अभी भी ओवरऑल +1 है, इधर में 0 है तो इधर भी 0 होना चाहिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो इधर में +2 इधर में -2, तो +2 -2 न्यूट्रल हो गया, तो ये हमारा हो गया। अब इस केस में देखेंगे जरा, तो यहाँ पे Ag पे है +1 चार्ज, इधर में 0, तो +1 चार्ज, इधर में एक माइनस चार्ज हम लोग को जोड़ना पड़ेगा ताकि 0 हो जाए। तो +1 चार्ज है तो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, पता है आपको, तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए, तो ये भी हमारा हो गया। नाउ अगर इस स्पेसिफिक रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो इस स्पेसिफिक रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जिंक क्या हुआ है भाई, तो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब जिंक का क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया जिंक का, ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि क्या हुआ भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, नया बना है हमारा, मतलब उसमें से निकल के जा रहा है हमारा, ठीक है। जबकि इस रिएक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया है, Ag+1, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, दैट मीन्स इसका Ag+1 का क्या हुआ मेरा, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। क्लियर, आई बात समझ में, होप आपको समझ में अब अच्छे तरीके से आ रहा होगा। तो जिस भी केस में अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया दैट इज रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया दैट इज ऑक्सीडेशन,
पता कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ लॉस हुआ, तो इसके लिए मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता चुका हूँ कैसे हम लोग पहले रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, दो हाफ रिएक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर आपसे मैं पूछूँ कि ये जिंक वाला हाफ रिएक्शन कौन सा हाफ रिएक्शन हुआ, तो इस जिंक वाले हाफ रिएक्शन में हुआ है ऑक्सीडेशन। सो दिस हाफ रिएक्शन इज टर्म्ड एज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये कौन सा वाला है हमारा, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और अगर इस हाफ रिएक्शन की बात करूँ सिल्वर वाले की, तो दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें Ag+1 चार्ज वाला का रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एनी कन्फ्यूजन, नो सर, नहीं होनी चाहिए हमारा, क्लियर। तो इस टाइप से काफ़ी आसान है, क्लियर, आई बात समझ में। तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्लियर। चलिए ठीक है, तो आपको होप समझ में अच्छे तरीके से आया होगा मॉडर्न कंसेप्ट, कि मॉडर्न कंसेप्ट के थ्रू हमारा क्या होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली टर्म्ड एज द ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज द रिडक्शन। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तब भी अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। इसको चेक करने के लिए हम लोग काफ़ी लंबा करना पड़ रहा है। पहले तो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन को आयनिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। आयनिक रिप्रेजेंटेशन से फिर हम लोग को उसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ रहा है स्पेसीज के बेसिस पे। देन हम लोग को चेक करना पड़ रहा है कि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, किसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तब हम लोग बता सकते हैं कि किसका भाई ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है, राइट। तो इतना ज़्यादा स्टेप्स करना पड़ रहा है। तो ये भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट यही है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे रिडक्शन। लेकिन जानने में कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, इसको पहचानने में काफ़ी ज़्यादा टाइम अभी भी लग रहा है, एज वेल एज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस भी है। इस वजह से इससे भी हम लोग सिंपल सा तरीका एक नया टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। दैट टर्म इज बेसिकली कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। वो टर्म है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ये टर्म को अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम लोग अगर कैलकुलेट कर लें, जो कि कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट यही होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बट आसानी से पता करने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग एक टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। दैट टर्म इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट, या समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो इसको तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग छोटी छोटी जो तीन चीज़ें हैं उसको पढ़ लेते हैं। काफ़ी मतलब समझोगे आप, एक आध दो डेफिनेशंस हैं उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। देन हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ेंगे कि वो एक्चुअल में व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड सेकेंडली हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के बाद कैसे पता करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन। बहुत ही ज़्यादा इजी पार्ट है, बट उससे पहले हम लोग दोनों थोड़ा बहुत सिंपल चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे अगर अभी की एग्जाम्पल की बात करोगे आप, तो एक तो मैं जिंक और कॉपर वाला एग्जाम्पल भी दिया था आपको, और एक जिंक और सिल्वर वाला दिया। अगर मैं एक जिंक और कॉपर वाले को पहले लिखता हूँ, तो उसमें हम लोगों ने दो हाफ रिएक्शन देखा था। एक हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था, जबकि दूसरा हाफ रिएक्शन आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कुछ यूँ था, अगर आप देखोगे पीछे लिखा हुआ, तो जिंक था वो कन्वर्ट हुआ था Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था। और अगर हम लोग देखें रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो उसमें था कॉपर 2+ चार्ज के साथ था, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और वो न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। OXDN that means oxidation, REDN that means reduction। शॉर्ट में लिखने का मतलब ये है कि थोड़ा सा टाइम बचेगा हमारा। बाकी ऐसा कोई कॉपी तो कोई चेक करने आ नहीं रहा है कौन क्या है, सही लिखा आपने गलत लिखा, तो अपने हिसाब से आपको अगर कुछ लगे कि मैं बोल रहा हूँ
और मैं सिर्फ मुंह से बोल ही रहा हूँ और आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मैं भूल जाऊँगा, तो आप अपने कॉपी में उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई आपका वो चेक करने आ नहीं रहा है, ठीक है। नोट्स खुद के पढ़ने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, किसी दूसरे के पढ़ने के लिए नहीं। तो नोट्स अगर मैं अपना बना रहा हूँ तो मैं खुद से बनाऊँ, चाहे मैं हिंदी में लिखूँ, इंग्लिश में लिखूँ, फारसी में लिखूँ, जिस चीज़ में मेरे को समझ में आ गया, तो आप भी उस टाइप से। तो अगर कोई चीज़ मैं बोल भी रहा हूँ और वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हो सकता है मैं लिखवाना भूल गया या बोर्ड पे नहीं लिखा, तो उसको आप जल्दी से अपने से इंग्लिश में अगर नहीं आ रहा है तो हिंदी में लिख लोगे, ताकि आप जब रिवाइज करोगे कॉपी तो वो चीज़ आपको क्लिक करेगा, वहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं भी थोड़ा सा शॉर्ट वर्ड फॉर्म लिख लेता हूँ, इतना लंबा लंबा लिखना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है, मतलब टाइम वेस्ट है, पॉसिबल क्यों नहीं होगा। चलिए, तो ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। चलिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो अगर ये देखें तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर इस दोनों रिएक्शन को हम लोग आपस में ऐड कर देंगे तो हम लोग को फुल रिएक्शन मिल जाएगा, जो ऐड कर सकते हो आप। रिएक्टेंट को हमेशा रिएक्टेंट के साथ ऐड करोगे, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ। जैसे मैथ में क्या होता है, जैसे दो इक्वेशन है, a = 2 एंड b = 5, सपोज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं बोल दिया आपको कि ऐड बोथ द इक्वेशन, तो बोथ इक्वेशन को ऐड करेंगे तो LHS वाले को LHS के साथ ऐड करते हैं, RHS वाले को RHS के साथ ऐड करते हैं ना। सिमिलरली इधर में भी है, दो इक्वेशन को अगर हम लोगों ने, मैं आपको ऐड करने को बोल दिया, इसका मतलब ये है कि आप रिएक्टेंट को करोगे भाई रिएक्टेंट के साथ ऐड, प्रोडक्ट को करोगे आप प्रोडक्ट के साथ ऐड, राइट। आई बात समझ में ना। चलिए, तो इधर में हमारा रिएक्टेंट है जिंक, अगर दोनों को ऐड करें तो इधर में है रिएक्टेंट जिंक और इधर में है रिएक्टेंट क्या चीज़, तो Cu2+ और +2 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा रिएक्टेंट पूरा खत्म हो गया, तो अब आ गया एरो। प्रोडक्ट में इधर Zn2+, इधर में +2 इलेक्ट्रॉन और इधर में प्लस कॉपर, ठीक है, राइट। अगर इस फुल रिएक्शन में देखोगे तो आप इधर में भी +2 इलेक्ट्रॉन, इधर में +2 इलेक्ट्रॉन, किसी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले आओगे तो वो न्यूट्रल कट जाएगा, एक दूसरे से 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल नेट रिएक्शन हमारा बचा जिंक + Cu2+ गिव्स Zn2+ + Cu। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यही आपका आयनिक रिप्रेजेंटेशन है पूरा फुल रिएक्शन का। तो ये जो फुल रिएक्शन है, इस फुल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ में ही हो रहा है हमारा। जिंक का क्या हो रहा है भाई, तो जिंक का ऑक्सीडेशन वाला, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर का साथ में क्या हो रहा है हमारा रिडक्शन, तो कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। देखिए कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन, दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ में ही हमारा आकर होता है, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जो इस चैप्टर का नाम था। आई बात समझ में। रिडॉक्स कंसिस्ट ऑफ बोथ द वर्ड रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। तो जो केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में ही होगा, दैट केमिकल रिएक्शन विल बी टर्म्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। उसी केमिकल रिएक्शन को हमेशा हम लोग कौन सा रिएक्शन कंसीडर करेंगे, दैट केमिकल रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछ दें कि इज दिस अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो यस दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारा जिंक का हो रहा है भाई ऑक्सीडेशन और कॉपर ट्यूब प्लस का हो रहा है रिडक्शन, तो दोनों साथ में ही अगर हो रहा है, सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछे एक्चुअल में व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो द रिडॉक्स रिएक्शन that reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously, एक ही साथ में अगर दोनों होता है, तो that type of chemical reaction will be called as the redox reaction। अगर कोई स्पेसिफिक मैं आपको रिएक्शन दे दिया जिसमें सिर्फ या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर या तो रिडक्शन हो रहा है, अगर पूछ दिया कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा, तो नो, इट विल नॉट बी द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब भाई दोनों होना चाहिए साथ में, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों साथ में, राइट। क्लियर? होप आपको समझ में आ रही होगी बात अच्छे तरीके से। सिंपल सी चीज़ें हैं। चलिए, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं एक कोई ये मेरा केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, ऑब्वियसली ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है तो केमिकल इक्वेशन तो होगा। मैं आपसे पूछूं क्या इज दिस अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो देखिए सोडियम यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोडक्ट में मतलब इलेक्ट्रॉन बना है,
इलेक्ट्रॉन निकल चुका है उससे बाहर, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। मतलब ये ऑक्सीडेशन वाले का केस है, दिस इज द केस ऑफ ऑक्सीडेशन। सोडियम का हुआ है ऑक्सीडेशन, हुआ नहीं हुआ है, तो सोडियम का हुआ है भाई ऑक्सीडेशन। तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? तो नो, इट इज़ नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि रिडक्शन कहाँ हो रहा है भाई, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन जानने के लिए हम लोग को सेम ही रिएक्शन में चेक करना पड़ेगा, सेम इक्वेशन में, कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों साथ में हो रहा है तभी रिडॉक्स, अगर दोनों में से कोई एक हो रहा है दैट मीन्स वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्लियर? होप आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। चलिए ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन आप जान गए। तो दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच oxidation and reduction both takes place simultaneously, so that type of chemical reaction is called as the redox reaction. क्लियर? और ऑक्सीडेशन कैसे पता चलेगा? दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन कैसे पता चलेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हाफ ऑफ रिएक्शन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब। ठीक है, एक टर्म और हमारा है जिसको हम लोग जान लेते हैं, देन हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये थोड़ा सा मतलब घुमा हुआ चीज़ है, ऐसे है तो आसान लेकिन थोड़ा सा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो एजेंट या वो केमिकल स्पेसीज या वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करा रहा है, वैसा एजेंट। LIC का एजेंट मतलब वैसा एजेंट जो आपको LIC वाले में कोई ना कोई पॉलिसी करवा सकता है। ठीक है, वैसा पर्सन और वैसा इंसान जो आपको LIC में पॉलिसी करवा सकता है, दैट इज LIC एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन करवा सकता है। LIC एजेंट तो LIC तो वैसा आदमी, वैसा पर्सन जो LIC करवा सकता है, पॉलिसी दिलवा सकता है आपको। तो वैसा एजेंट या वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करवाता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसा सब्सटेंस या इधर केस में केमिकल रिएक्शन में क्या सब्सटेंस आएगा? केमिकल स्पेसीज ही आएगा, एलिमेंट आ सकता है, मॉलिक्यूल आ सकता है, आयन आ सकता है, यही सब तो हमारे एटम आ सकता है। तो वैसा सब्सटेंस जो रिडक्शन करवाएगा दैट विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो फर्स्ट दे दीजिए आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेंट। तो कहीं पे अगर ऑक्सीडेंट भी लिखा हुआ रहेगा दैट मीन्स वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। ठीक है, तो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? द केमिकल स्पेसीज, केमिकल स्पेसीज में कुछ भी आ गया, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी रहेगा तो वो केमिकल स्पेसीज ही हैं। द केमिकल स्पेसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वैसा केमिकल स्पेसीज जो ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो द केमिकल स्पेसीज विच क्या चीज which makes oxidation occur is called oxidizing agent और ऑक्सीडेंट। वैसा केमिकल स्पेसीज जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होगा, ड्यू टू विच ऑक्सीडेशन अकर्स, विच मेक ऑक्सीडेशन नहीं अकर, ऐसा लिख दीजिए आप। द केमिकल स्पेसीज ड्यू टू विच, ऐसे वो भी ठीक था, तुरंत काट देने का कोई ये नहीं है कि सर आपने तो वो करवा दिया, पूरा सा घसवा दिया, ऐसा कुछ नहीं। तो द केमिकल स्पेसीज ड्यू टू विच ऑक्सीडेशन अकर, वैसा केमिकल स्पेसीज जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होगा दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। और हमारा उस या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेंट बोल सकते हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इस केस में देखोगे, जैसे अभी एक मैं केमिकल इक्वेशन लिखा था जिंक वाला, अगर उसको मैं वापस से लिखता हूँ, पूरा फुल वाले को लिखता हूँ, Zn प्लस Cu2 प्लस, अगर इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है? तो आप देख सकते हो जिंक का, मैं आपको बताया भी था। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक का, और ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, उसका हाफ रिएक्शन क्या था? तो Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक।
और रिडक्शन वाले का हाफ रिएक्शन क्या था, तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हो तो रहा है ऑक्सीडेशन जिंक का, लेकिन जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडेशन किस वजह से हो रहा है भाई, तो ये ऑक्सीडेशन इस वजह से हो रहा है कि जिंक में से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर ले रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट में है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यहाँ पे है रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन और वो भी ऐड के साथ, मतलब रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जिंक में से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है उसको Cu2+ अगर गेन नहीं करा होता, अगर वो गेन नहीं किया होता तो जिंक से दोनों इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं, और जिंक से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं तो यहाँ पे Zn 0 में ही रहता। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो ऑक्सीडेशन एक्चुअल में तो हुआ है इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से, तो हुआ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन निकल करके गया किसके पास भाई, तो Cu2+ के पास। अगर ये Cu2+ नहीं होता तब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है उसको ये गेन नहीं करता, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, ये रिएक्टेंट में, मतलब इधर से निकला तभी तो इसके पास मिला। तो ये Cu2+ अगर नहीं होता तो इस इलेक्ट्रॉन को वो गेन नहीं करता, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करता, और रिलीज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक नहीं करता, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ऑक्सीडेशन इस वजह से हुआ है, किसकी वजह से, Cu2+ की वजह से। क्यों, क्योंकि वही Zn से जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको गेन कर लिया है। तो अगर Cu2+ इस केमिकल रिएक्शन में, इस रिडॉक्स रिएक्शन में नहीं होता तो क्या जिंक ऑक्सीडाइज करता, कभी नहीं करता। सो Cu2+ इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यही हमारा कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई बात समझ में। तो हेयर थोड़ा सा आप लिख लोगे एक बार, हेयर ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक occurred because the electrons released from zinc is gained by Cu2+, और ये Cu2+ का तो आयन है, एक्चुअल में ये Cu2+ क्या था, कॉपर सल्फेट। हेंस Cu2+, या फिर उसी को हम लोग कॉपर सल्फेट सेम ही है, हेंस Cu2+, या फिर वही हमारा कॉपर सल्फेट अगर मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन करें तो वो हमारा कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर इस फुल रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पे Cu2+ नहीं होता तो जिंक से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन को वो गेन नहीं करता, तो जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करता, और जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करता मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो द केमिकल स्पेसीज ड्यू टू विच ऑक्सीडेशन अकर्स, वही हमेशा हमारा कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वही वैसा केमिकल स्पेसीज है जिसने ऑक्सीडेशन को होने दिया है, और वो खुद नहीं होता तो ऑक्सीडेशन नहीं हुआ होता। राइट, आई बात समझ में। तो इस केस में हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज Cu2+, राइट। या फिर उसका हम लोग मॉलिक्यूल लिखे तो कौन सा मॉलिक्यूल था, कॉपर सल्फेट। एनी कन्फ्यूजन नहीं। पहचानने का तरीका क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग यार, कि देखना पड़ेगा उस पूरे रिएक्शन में कि अच्छा जिंक तो ऑक्सीडाइज किया, वो तो ठीक है, लेकिन भाई जिंक को ऑक्सीडाइज करवाया कौन है, कौन अगर नहीं रहता तो जिंक का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये बैठ करके आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आसान तरीका इसके पहचानने का ये है कि जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे आप, जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो रहा है वही अगले को ऑक्सीडाइज कराने में हेल्प करेगा। मतलब जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो रहा है वही कौन सा एजेंट हमेशा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हम बोले कि जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस कर रहा है वही कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस कर रहा होगा तो उसका अगर रिडक्शन हो रहा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, और जहां से भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ, उसके तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ सो हुआ, लेकिन मेन हुआ इसके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और किसके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो खुद रिड्यूस किया, जिसका रिडक्शन हुआ उसी की वजह से उधर से लॉस हुआ, तभी तो इधर गेन हुआ, और लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब जिस सब्सटेंस का खुद रिडक्शन होता है
वही हमारा कौन सा एजेंट कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि खुद रिडक्शन हुआ तो मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो जो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, तभी तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तभी तो उसको गेन किया, तभी तो यहाँ पे रिडक्शन उस सब्सटेंस का हुआ है। तो पहचानने का सिंपल सा तरीका एकदम नोट करके लिख लीजिएगा, नोट द केमिकल स्पेसीज और सब्सटेंस, the chemical species इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो केमिकल स्पेसीज जो खुद रिड्यूस हुआ है, विच इज रिड्यूस इटसेल्फ, जो खुद रिड्यूस हुआ है, खुद जो रिड्यूस हुआ है वही हमेशा कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि वो खुद रिड्यूस हुआ, रिड्यूस कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया तभी तो गेन किया जब दूसरा रिलीज किया होगा, तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया मतलब दूसरा का ऑक्सीडेशन हुआ इसके इलेक्ट्रॉन के गेन करने की वजह से, इसलिए ये इसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए ये कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो कौन सा एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि उसी की वजह से हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। अब तो पहचान लेंगे, पूछ देगा आपसे किसी भी केमिकल इक्वेशन में कि भाई बताओ कौन सा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो चुपचाप देखेंगे किसका रिडक्शन हुआ वो तो खोज लेंगे, और जिसका रिडक्शन होगा वही हमारा कौन सा एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको क्लियर होगी बात। तो सिंपल, तो ऐसे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम से ही क्लियर है कि वैसा सब्सटेंस जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ है। तो किसकी वजह से ऑक्सीडेशन होगा, उसी की वजह से ऑक्सीडेशन होगा जो खुद रिड्यूस करेगा, जिसका खुद का रिडक्शन होगा। सिंपल पहचान लेंगे। जैसे अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें कौन है, Cu2+ मतलब कॉपर सल्फेट। जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे तो अभी मैं इसका हाफ रिएक्शन आपको लिख करके बताया था, इसमें आप लोगों ने देखा था कि वापस से जिंक का हो रहा है भाई ऑक्सीडेशन, और AgCl इसका हो रहा है, सॉरी इसका हो रहा है क्या चीज भाई, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। तो अगर मैं इस केस में पूछूं कि आप जरा बताओ कि इस रिएक्शन में कौन सा है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जरा आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताइए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम कौन सा होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जो खुद क्या हुआ होगा, रिड्यूस हुआ होगा, मतलब जिसका रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन किसका हुआ, तो AgCl का, AgCl का ना रिडक्शन हुआ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, तो AgCl। आप तो तुरंत पहचान लेंगे, सिर्फ हम लोग को पता होना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन। तो वो भी निकालने का तरीका मैं आपको आसान बताऊंगा ही ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वैसा सब्सटेंस जो जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है, दैट सब्सटेंस इज बेसिकली कॉल्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहचानेंगे कैसे कि कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो रहा है, अपने आप रिड्यूस हो रहा है, जो खुद रिड्यूस हो रहा है वही हमेशा कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। राइट, क्लियर, होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी बात। तो पहचानने का तरीका सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेज रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब का मैं नाम आपको बताऊंगा, लेकिन वो आपको बाद में। नाउ द सेकेंड वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। चाहे आप चाहो, अगर नाम लिखना चाहते हो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जो फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका नाम लिख लीजिए, KMnO4, नाम है इसका पोटेशियम परमैंगनेट।
K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, यही दोनों ज़्यादा फेमस, यही दोनों है हमारा, ठीक है। और भी तो बहुत सारा अलग अलग रिएक्शन देखेंगे तो हर में हम लोग को अलग अलग मिलेगा, बट ये हमारा कुछ फेमस है। चलिए, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात, समझ में आया, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है। जानेंगे कैसे किसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ, तो जिसका खुद का रिडक्शन हुआ उसी की वजह से ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट। नाउ द सेकेंड वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर इसको हम लोग और भी बोलते हैं रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। नाम से ही क्लियर है, वैसा एजेंट या वैसा केमिकल स्पेसीज जिसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूसिंग, रिडक्शन होगा, दैट केमिकल स्पेसीज इज टर्म्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब तो आसान, आपको एक समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा आसानी से। द केमिकल स्पेसीज ड्यू टू विच रिडक्शन अकर्स, वैसा केमिकल स्पेसीज जिसकी वजह से रिडक्शन होगा, वही केमिकल स्पेसीज हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, राइट। पहचानेंगे कैसे, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचान लेते हैं, जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस केस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका खुद का रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना है तो उल्टा वाला, तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल पहले वाला ही हम लोग लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये हमारा हो गया जिंक सल्फेट और कॉपर हमारा बाहर निकल गया। इस केस में आपने देखा था कि जिंक का हमारा क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, तो जिंक का हुआ भाई ऑक्सीडेशन और कॉपर सल्फेट का हुआ था आपका रिडक्शन, तो कॉपर सल्फेट का हुआ रिडक्शन। अगर दोनों हाफ रिएक्शन में लिखूं तो जिंक का हाफ रिएक्शन था, जिंक गिव्स Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे रहा है, और Cu2+ क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहा है और न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट कर रहा है। तो कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इस वजह से इसका रिडक्शन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो कॉपर नहीं, Cu2+, तो Cu2+ का रिडक्शन हुआ भाई, किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से हुआ। और ये इलेक्ट्रॉन दिया कौन, तो ये इलेक्ट्रॉन दिया कौन, तो जिंक दिया। अगर जिंक का इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हुआ होता तो क्या कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता क्या, क्योंकि जिंक के प्रोडक्ट में है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बाहर नया बन करके, और उसी इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर लिया, कॉपर। तो अगर जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं किया होता तो क्या Cu2+ उसको गेन कर लिया होता, नहीं। और अगर Cu2+ गेन नहीं करता तो वो न्यूट्रल Cu में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब Cu2+ का रिडक्शन नहीं होता। तो Cu2+ का रिडक्शन किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन की वजह से तो हुआ है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस जिंक से आया है, इस वजह से जिंक की वजह से ही Cu2+ का रिडक्शन हुआ। सो जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि उसी के प्रेजेंट होने की वजह से Cu2+ का रिडक्शन हुआ है, नहीं तो उसका रिडक्शन नहीं हुआ होता। आई बात समझ में, क्लियर। सो इस केस में अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग एजेंट का, कि कौन था हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है भाई, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट इज जिंक। क्यों, क्योंकि जिंक ने ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और उसी इलेक्ट्रॉन को इस Cu2+ ने गेन किया, तब ये रिडक्शन इसका हुआ। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता तो रिडक्शन नहीं होता, और ये इलेक्ट्रॉन तब गेन नहीं करता जब जिंक रिलीज ही नहीं किया होता। इसका मतलब मेन हमारा क्या है, जिंक ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, इसकी वजह से Cu2+ का रिडक्शन हुआ, तो जिसकी वजह से रिडक्शन होगा दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर जिंक की बात करो तो जिंक इस केस में देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो वैसा सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, जो अपने आप ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही कौन सा एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो वही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो इस केस में अगर आप नोट करके लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कैसा पहचानेंगे, तो द सब्सटेंस द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज इज द रिड्यूसिंग एजेंट, कि वैसा सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है
वो हमेशा कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे इस केस में जिंक खुद ऑक्सीडाइज हुआ, इसलिए जिंक हमारा कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। एकदम उसका उल्टा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता था, तो जो खुद रिड्यूस होता था, ऑक्सीडाइज, तो उल्टा वाला देखेंगे, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका रिडक्शन हुआ, उल्टा। रिड्यूसिंग एजेंट तो इसका उल्टा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। बस पता चल जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल में अगर आपको दूं, इस केस में देखिए जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, आपको बता चुका हूं मैं। और सिल्वर क्लोराइड का होता है रिडक्शन। तो अगर इस केस में आपसे पूछा जाए कि विच वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट खोजना है। रिड्यूसिंग एजेंट तो उल्टा वाला देखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक का। तो जिंक, ठीक है। तो होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो जो आज का लेक्चर था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, रिडॉक्स को अच्छे तरीके से समझा है। अगर आप ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आगे के लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। तो इस लेक्चर को सिंसियरली अटेंड करें। साथ में जो चीज़ ना समझ में आया हो उसे ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर लें, नहीं तो आगे फिर आपको समझ में आने में परेशानी होगी, या फिर अगर समझ में भी आ जाएगी तो याद नहीं रहेगी बात। बताया क्या क्या है मैंने इस लेक्चर में, सिंपल मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो उसमें पता चला कि ऑक्सीडेशन इज बेसिकली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, या द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस ड्यू टू विच, या जिस प्रोसेस में इन विच इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, that process is called as the oxidation, whereas the process in which gain of electron occurs, that is called as the reduction. Simple, वो मैं आपको थोड़ा सा निकालना बताया कैसे कैसे पता करेंगे। तो हम लोग मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन को आयनिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दो पार्टों को डिस्ट्रीब्यूट करना भी आपको सिखलाया। जो दो केमिकल स्पेसिस रहेगा उसको हम लोग अलग अलग लिख लेंगे, राइट। एक हमारा उसमें से ऑक्सीडेशन वाला हाफ रिएक्शन आ जाएगा, एक रिडक्शन वाला हाफ रिएक्शन आ जाएगा। पहचानेंगे कैसे कौन ऑक्सीडेशन वाला हाफ रिएक्शन है, तो देखेंगे कि जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, वेयर एज जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर। उससे भी आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में पहचानने का कि कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। उसी के लिए मैं आपको एक नया टर्म भी बताया था, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ ही में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अकर करता है, दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द रिडॉक्स रिएक्शन। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वैसा सब्सटेंस जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पता कैसे करेंगे, तो जो सब्सटेंस का खुद का रिडक्शन हो रहा होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जबकि दूसरा था रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिस सब्सटेंस की वजह से रिडक्शन हो रहा है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। पहचानेंगे कैसे, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल इतना। तो इतना हमारा कंक्लूजन था इस चैप्टर का। होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं बेशक समझ में आया, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आप कॉल करके, मैसेज करके, मैं आपको नंबर दे चुका हूँ, या फिर आप किसी भी तरीके से स्कूल में इन्फॉर्म करके किसी भी तरीके से अपने डाउट्स को क्लियर करोगे, क्योंकि आज का जो लेक्चर था इस चैप्टर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है तो हो आगे के लेक्चर्स में आपको दिखते आएंगी। और ये चैप्टर काफ़ी आसान है, इस वजह से इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ताकि इससे कुछ भी क्वेश्चन आएँ तो सॉल्व हो हमारे से। इस वजह से आप थोड़ा सा इस पर फोकस्ड होकर करेंगे, ठीक है। बाकी आप रेगुलर स्टडी करो, अच्छे से अपना टाइम मैनेज करो। सारा कुछ खुद आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई देखने वाला है नहीं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।